नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ बस रिवाइज़ करना चाहूँगा मैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। यहाँ पे मैं कुछ भी आपको अपनी तरफ से अब एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। हम अभी जो है कोशिश करेंगे, जैसे मैं ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर, लेकिन आप सबको पता है कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पेपर और एमएसडीयू के पेपर ये आपके सारे ही सिमिलर ही होते हैं और यही पेपर आपके दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी काम आते हैं। तो क्वेश्चन तो सब जगह सेम ही रहेगा। हाँ, हो सकता है यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा प्रश्न को पूछने का तरीका अलग हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला इन्वायरमेंटल एजुकेशन से। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि किसी भी विषय को, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, जो विषय है आप उसकी मूल भाव को समझिए, यानी कि उसके ही डेफिनेशन को पहले समझ। तो सबसे पहले आपको ये हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई इन्वायरमेंटल एजुकेशन से आप क्या समझते हो, इसके क्या लाभ हैं। तो आप 2-3 क्वेश्चन तो शायद आपने कर भी लिए होंगे, आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पूछा कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है। अभी आपसे पूछ सकता होगा, आगे आप देखोगे कि हो सकता है आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण शिक्षा के लाभ क्या है। पर्यावरण मतलब ये पर्यावरण शब्द क्या है, पर्यावरण को परिभाषित करती, इस तरह से संबंधित प्रश्न आपको तैयार कर लेने चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति, देखिए ये क्वेश्चन है जो आपको समझ। पर्यावरण जो शिक्षा है इसकी प्रकृति, जब भी प्रकृति की बात करता है ना, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की, जहाँ भी आपसे पूछा जाए तो आपको वहाँ पर ये बताना है कि ये जो शिक्षा दी जाती है ये किस तरह से दी जाती है, देने का उद्देश्य क्या है, इससे किसको लाभ मिलता है, देने की प्रक्रिया में किन साधनों का उपयोग किया जाता है, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता ही क्यों। ये सारे पक्षों को आपको असल में प्रकृति के अंतर्गत लिखना। और सिर्फ ये पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में नहीं है, आप किसी भी विषय के बारे में जब उसकी प्रकृति के बारे में बात करते हो, तो अगर हम पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति ऐसा है कि जिसमें कि पर्यावरण को बचाने के संदर्भ में शिक्षित किया जाता है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। तो पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति में शामिल है लोगों को जागरूक करना, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताना, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से हम जो है विभिन्न मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी उन सारी समस्याओं, सारे कारकों के बारे में लोगों को परिचित कराना जो है पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति के अंतर्गत आता है। इसमें आप और सारे पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर, ये बार बार प्रश्न है, आप देखना अभी मैं जब नेक्स्ट ईयर का पेपर दिखाऊंगा आपको दिखेगा कि ये पेपर बार बार पूछे जा रहे हैं। ओजोन लेयर क्या है, तो आप सबको पता है दोस्तों कि ओजोन यानी कि O3, जब वातावरण में O3 जो हमारा ओजोन होता है, ये बहुत ही एक तरह से आप समझेंगे ओजोन जो है हमारे लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करता है, जो कि सूर्य से जो हानिकारक जो यूवी रेडिएशन होती है, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो जो सूर्य से आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन धरती पर आती हैं, उनको जो है ओजोन जो है प्रोटेक्ट करता है। ओजोन हमें क्या करता है, ओजोन ही हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो घरों में इस्तेमाल होने वाला AC, रेफ्रिजरेटर और ऐसे कोई भी यंत्र जिसमें कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उसके संबंधित कंपाउंड्स यूज होते हैं, ज़्यादातर ये चीज़ें आप देखेंगे रेफ्रिजरेंट यानी कि AC, कूलर, फ्रिज में यूज होता है। तो ये चीज़ें जो कि वातावरण में आपके क्लोरीन और फ्लोरीन जैसे तत्व को जो है पहुंचाते हैं, इनके कारण इनका जब क्लोरीन फ्लोरीन जैसे तत्व जब ओजोन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ओजोन जो है डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि ओजोन जो है टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि जो ओजोन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही होती है, जो कि हमारी त्वचा को जो है सूर्य की हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचा रही होती है, वो परत धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है, पतली होती चली जाती है, क्योंकि O3 यानी कि ओजोन की जो परत है वो पतली होती चली जाती है। तो वातावरण प्रदूषण के कारण जो ओजोन की परत पतली हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया को ही हम जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं। और ये जो ओजोन की लेयर होती है हमारे वातावरण में ऊपर, इसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ओजोन लेयर क्या है, और इसी संबंधित आपसे ओजोन लेयर डिप्लीशन भी पूछ लेगा, ओजोन छिद्र क्या है वो आपसे पूछ लेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि
ग्रीन हाउस प्रभाव क्या। तो आप सबको पता है दोस्तों कि वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो वातावरण में जब बहुत ज़्यादा प्रदूषक तत्वों का विस्तार हो जाता है, प्रदूषक तत्व विद्यमान रहते हैं, खासतौर पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन की मात्रा, यानी कि वाटर वेपर की मात्रा, इस तरह की चीज़ें जो कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस पहुंचाती हैं, यानी कि जो चीज़ें जो कंपाउंड ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, जिनका के नाम मैंने आपके साथ अभी साझा किया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप जानते हैं कि CO2, CO और CH4 आपका हो गया, H2O, वाष्प भी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको वातावरण में क्या करती हैं, वातावरण की गर्मी को, सूर्य से आने वाली गर्मी को अवशोषित करती है। और जब ये अवशोषित करने की जो प्रक्रिया है एक निश्चित सीमा से बाहर हो जाती है, तो धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इनका होना बहुत ज़रूरी है, ग्रीन हाउस गैसेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है आवश्यक मात्रा में सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करते हैं, जिससे कि हमारे तापमान यानी कि धरती का जो तापमान है वो हमारे अस्तित्व के लिए, जीने योग्य वातावरण के लिए आवश्यक मात्रा में गर्म बना के रखता है। लेकिन अत्यधिक प्रदूषण के कारण ये जो गैसें हैं इनकी मात्रा बढ़ती चली गई है, और अब एक स्थिति ऐसी आ गई कि पिछले 100 वर्ष में यानी कि 100 सालों में पृथ्वी का औसत तापमान जो है 1 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुका है औसतन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें और भी आपको डिटेल में न्यूज़ मिलेगी, लेकिन आपको समझना है कि औसत तापमान अगर 1 डिग्री से भी बढ़ जाता है तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जो है ख़ास तौर पर गाड़ियों के चलने से, ईंधन के जलने से, ख़ास तौर पे जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, लकड़ियों के जलने से, तो जो धुआं उत्पन्न होता है उससे, फैक्ट्री में जो काम हो रहा है उससे, और ख़ास तौर पे अगर हम ध्यान देंगे तो प्राकृतिक तरीके से भी, यानी कि जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे भी बहुत सारी जो है ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जो कि कहीं ना कहीं पर्यावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं, और इससे भी पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है, जिसे कि हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न ना दोस्तों आपको आएंगे, तो आपको ये सब प्रश्न आते हैं, आप घबराइए नहीं, कल आराम से इस पेपर को आप करें। कॉजेस ऑफ इन्वायरमेंटल है, देखिए अब जब आपसे इस तरह का प्रश्न पूछे तो आपको ये नहीं करना कि दुनिया भर का रामायण लिखना, आपसे पूछा है इसमें सिर्फ 5 पॉइंट लिखे छोटे छोटे। इससे पूछ रहा है कि पर्यावरण संकट के कारण क्या। अच्छा, एक काम और करेंगे, कई बार हिंदी में क्वेश्चन ना समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ लें, और इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में पढ़ लें। तो पर्यावरण के संकट के कारण पूछे, तो पर्यावरण संकट के क्या, वृक्षों की अंधाधुंध जो कटाई, हम लोग जो है अपने विकास के लिए जो है पर्यावरण के साथ जो संतुलन बना हुआ था, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे, दूसरा कारण, जो नुकसान पहुंचा रहे हम उसकी भरपाई नहीं कर रहे, तीसरा कारण, साथ ही साथ हम लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं कि पर्यावरण को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कई सारे लिख सकते हैं। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्या, देखिए पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में लोगों को बताना, पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना, उनको उसके बारे में सूचना देना, हम क्या प्रयास कर सकते हैं, कौन कौन से सरकारी संवैधानिक प्रावधान उपलब्ध है हमारे पास, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है हमारे पास, पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे सरकार ने संवैधानिक प्रावधान किए, तो उन सारी चीज़ों की जानकारी, पर्यावरण को हम किस तरह से जो है व्यक्तिगत स्तर पर सुरक्षित कर सकते हैं, उन सारी क्रियाओं का, उस तरह के सारी चीज़ों के बारे में पता होना, ये सारी चीज़ें जो है हमारे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के अंतर्गत है। यानी कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कहते हैं। और इस अवेयरनेस में मात्र किताबों के माध्यम से पढ़ाना नहीं होता, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में, वास्तविक जीवन में पर्यावरण को हम किस तरह से देखते हैं, पर्यावरण के साथ हमारा क्या संबंध है, पर्यावरण किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है, इस तरह की हर एक बात को समझना, महसूस करना, और पर्यावरण के संबंध में जो भी हमारी भागीदारी, हमारी जिम्मेदारी होती है, उसका निर्वाह करने योग्य खुद को बनाना या दूसरे को उसके प्रति जागरूक करने की प्रक्रिया ही जो है पर्यावरण संरक्षण कहलाती है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बोलचाल की भाषा में बता रहा हूँ, बट आप कर सकते हैं। अभी देखिए, डिस्क्राइब द स्कोप एंड मेरिट्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, हम बात करते हैं स्कोप एंड मेरिट्स ऑफ, तो वही है मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की आपको क्षेत्र के बारे में, पर्यावरण संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण की जब हम बात करेंगे, यानी स्कोप की बात करेंगे, तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है हमारा
मेडिकल फील्ड, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है हमारा शिक्षा का क्षेत्र, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है हमारा खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण की जो हम लोग बात करते हैं या इन्वायरमेंटल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है हमारे खुद का भी अस्तित्व, पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण एजुकेशन से जुड़ा हुआ है हमारे आसपास हो रहे प्रदूषण और उसके बारे में क्या किया जा रहा है, इससे संबंधित कार्य। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये क्वेश्चन मैं अपनी बोलचाल की भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसको विधिवत सही तरीके से लिखना है। तो रिवीजन में हम इसी तरह से करेंगे इसको। पर्यावरण के विभिन्न घटकों की विवेचना, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के घटक को हम दो भाग में मुख्य रूप से बांट सकते हैं, वैसे आप इसको और ज़्यादा क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा बायोटिक यानी कि जैविक, और दूसरा होता है अबायोटिक यानी कि अजैविक। यानी कि जैविक चीज़ें यानी कि जो भी जीवित चीज़ें यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु जिनमें कि जान होती है। अबायोटिक उनको छोड़कर, जीवित चीज़ों को, जीव जंतु पशु पक्षियों को छोड़कर, पेड़ पौधों को छोड़कर जो कुछ भी हमारे आसपास है वो अबायोटिक कंपोनेंट में आता है। इसमें हवा, जल, पानी, धूल, मिट्टी, पेड़, पहाड़, हर एक, माफ़ करिएगा पेड़ नहीं, पहाड़, कंकड़, एवरीथिंग जो भी चीज़ हमारे है वो अबायोटिक कंपोनेंट में। और इसी को फिर विस्तार पूर्वक थोड़ा सा आपको समझाना है इसमें, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के विभिन्न घटकों का वर्णन, मतलब ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से कारण, डिफाइन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। जिसमें सीधे सीधे पूछा है कि भाई ध्वनि प्रदूषण के कारक कौन कौन से। फैक्ट्रियों में तेज गति से चलने वाले मशीन, घरों में चलाए जाने वाले यंत्र, एसी, कूलर, फ्रिज, तेज गति से बजाए जाने वाला म्यूजिक सिस्टम, शादी ब्याह जो आप लोग डीजे पे डांस करते हो, डिस्को दीवाने, वो वाला। इस तरह से बहुत सारे आपको वो माध्यम बताने जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होता है असल में। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे प्रतिदिन के दैनिक जीवन पर जो वायु प्रदूषण उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए वायु प्रदूषण के प्रभाव के बारे में पूछ रहा है, तो आप सीधे 10-15 पॉइंट यहाँ पर लिख दीजिए। पहला कि भाई वायु प्रदूषण के कारण सांस संबंधित बीमारी हो सकती है, दमा, अस्थमा जैसी बीमारी बढ़ सकती है, आँखों में जलन हो सकती है, देखने में समस्या हो सकती है। आपने स्मॉग का सुना होगा, स्मॉग यानी कि मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ, आप चाहे तो इसको भी अपनी। स्मॉग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग। तो सर्दियों में दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, खासतौर पे वायु प्रदूषण, इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर जब ठंडी के दिनों में कोहरा पड़ता है तो उस कोहरे में वहाँ पे जो उड़ने वाला धुआं होता है उसमें जो हानिकारक कोयले जैसे जो भारी कण होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और इसे बोलती है स्मॉग। और स्मॉग के कारण कई बार जो है आगे तक देख पाना असंभव होता है, इससे सांस लेना असंभव होता है। और पिछले कुछ वर्षों में तो दिल्ली में इसकी बहुत ही जघन्य समस्या आपको देखने को मिली है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ, आँखों में जलन, इस तरह की गंभीर समस्याएं आपने भी सुना और देखा होगा। तो इस तरह से आपको लिखना है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वायु प्रदूषण का। अच्छा देखिए, भावी शिक्षकों को पर्यावरण शिक्षा के महत्व का वर्णन। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर प्रोस्पेक्ट टीचर। यानी कि आप जैसे टीचर, हमारे जैसे टीचर जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश ही कर रहे हैं, टीचर के रूप में कार्य करना आरंभ भी कर रहे हैं, उनके लिए पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा का महत्व मात्र एक शिक्षक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होता है। लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कि शिक्षक के रूप में आगे चलकर कार्य करने वाला है, तो उसके लिए ये एक दायित्व के रूप में है कि वो पर्यावरण संबंधित अपनी जानकारी रखे, पर्यावरण संबंधित जो बातें आवश्यक है जिससे कि हम भविष्य के लिए कुछ कर सकें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक सतत भविष्य का निर्माण कर सकें, सस्टेनेबल लाइफ का निर्माण कर सकें, पर्यावरण को बचा सके। ऐसी सारी जानकारी इकट्ठा करना एक प्रोस्पेक्टिव यानी कि एक आप बोल सकते हैं कि एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो इन सारी चीज़ों से खुद को परिचित करे, अपने आप को पर्यावरण से संबंधित जितनी ज़रूरी बातें उनसे अपने आप को रूबरू कराए, यानी कि जागरूक रहे, हर चीज़ के बारे में जाने, सीखे, समझे और खुले मन से चीज़ों को समझे और एक्सेप्ट करे, ताकि जब वो शिक्षा की प्रणाली में शामिल हो, बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करे, तब जाकर वो पर्यावरण के बारे में ढेर सारी जानकारी को जो है बच्चों को अलग अलग माध्यम से सिखा पाए, समझा पाए और महत्वपूर्ण रूप से उनको एक जिम्मेदार नागरिक बना पाए जो कि पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान कर पाए। तो एक अपना भी योगदान करके दिखाना है, साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिकों का भी निर्माण करना एक भावी शिक्षक की जिम्मेदारी है। तो पहले खुद जागरूक बनिए, एक रोल मॉडल बनिए और फिर लोगों को शिक्षित करिए।
डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। देखिए, नेचर और ह्यूमन लाइफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, हम दोनों जो है हम बात करते हैं, प्रकृति और हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। प्रकृति से हमें वो हर एक चीज़ मिलती है जिससे कि हमारा जीवन सुगम बनता है, सरल बनता है, और जिससे कि हमारा अस्तित्व है। चाहे वो हवा की बात कर ले, पानी की बात कर ले, खाने के लिए भोजन की बात कर ले, जीने के लिए जो भी आवश्यक तत्व है हमें अपने प्रकृति से ही मिलता है। तो प्रकृति असल में हमारे जीवन का आधार है। बिना प्राकृतिक तत्वों के जो अलग अलग घटक हैं, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट्स हैं नेचर के, उनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। तो आपको इस टॉपिक को ना कुछ इस तरह से लिखना है कि भाई अगर ज़्यादा प्रदूषण कर देंगे तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, पानी को गंदा कर देंगे तो पीने योग्य पानी नहीं रहेगा, ज़्यादा ध्वनि कर देंगे तो कान फट जाएंगे, आप बहरे हो जाएंगे, ज़्यादा तेज़ रोशनी होगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगे तो स्किन से संबंधित बीमारियां होंगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो समुद्र का जल जल्दी वाष्पीकरित होगा, ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी। मतलब इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स को आपको लिखना, लेकिन आप पॉइंट को रख के लिखेंगे ना तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, और अगर आप इसमें छोड़ कर लिखेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो आपको क्या करना, हर एक टॉपिक को पहले उसका हेडिंग नोट करना है, फिर आगे बढ़ना है। इस तरह से आपको करना। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, यहाँ पर इसी प्रश्न के साथ में आपसे ये भी पूछ सकता है कि समाज की क्या भूमिका है, माता पिता की क्या भूमिका है, एक छात्र की क्या भूमिका है, एक अभिभावक की क्या भूमिका है, और एक स्कूल टीचर की क्या भूमिका, मतलब सबकी भूमिका पूछ सकता है पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। तो ये सब क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं। सतत विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम समाज के रूप में क्या कर सकते हैं, विद्यालय बच्चों को सतत विकास के लिए कैसे तैयार कर सकता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सबका एक ही प्रश्न है, एक ही उत्तर होगा मिला जुला सा, कि भाई बच्चों को पर्यावरण के बारे में हम बताएं, हम बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के संबंध में परिचित कराएं, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक इस बात को बताएं, पर्यावरण संरक्षण के तरीके क्या हैं वो बताएं, पर्यावरण संरक्षण करने के माध्यम बताएं, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में हमारे क्या अधिकार है, कौन से संवैधानिक प्रावधान है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको पता होनी चाहिए। तो एक शिक्षक के रूप में, एक विद्यालय के रूप में, एक समाज के रूप में हमें इन सारी चीज़ों को जो भावी पीढ़ी है उसको परिचित कराना चाहिए, उनको सीखने का अवसर देना चाहिए। क्लैरिफाई द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक। पर्यावरण संरक्षण में अनुवांशिक विविधता को स्पष्ट कर। देखिए, अनुवांशिक विविधता यानी कि जो जैविक विविधता है आपकी, खासतौर पे जेनेटिक विविधता जो उपलब्ध है, इसको बचाए रखना या इसका संरक्षण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जितनी ज़्यादा विविधता पाई जाएगी उतनी ज़्यादा ही जो है धरती पर आप समझ पाएंगे कि जो जीवों का विकास होगा, इनका जो है आप इवोल्यूशन कह सकते हैं। तो विविधता को बचाने से हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक आप ऐसे कह सकते हैं कि हम एक उदाहरण रखते हैं कि किस प्रकार से जो है सबका अस्तित्व, चाहे वो जीव छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी आकार का हो, किसी भी प्रकार का हो, सबका अस्तित्व आवश्यक है। तो खैर, ये टॉपिक थोड़ा सा आपका फिलोसफिकल टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये पेपर आप कर लीजिएगा, मैं आपको बोलता हूँ कि ये पेपर आप लोग जरूर कर लें। डिस्कस द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड, पहले भी पढ़ लिया हम लोगों ने। डिस्क्राइब प्रोग्राम्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर एटीट्यूड चेंज अमंग द चिल्ड्रन। तो भाई ऐसे कौन से कार्यक्रम आप स्कूल विद्यालय में चला सकते हैं, क्या फील्ड ट्रिप में ले जा सकते हैं, कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, क्या वीडियोस दिखा सकते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें पूछा जा रहा है। कौन से आप नाटक, डिबेट, क्विज कंपटीशन कुछ भी कराएं जिससे कि पर्यावरण संबंध में जो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आए, बच्चे एक जिम्मेदार नागरिक बने, बच्चे पर्यावरण के संबंध में चीज़ों को सीखें, समझें और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। तो इस तरह से आपको करना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पिलर मेल्टिंग ऑन इन्वायरमेंटल थे। देखिए, दोनों ही क्वेश्चन चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो मैं अभी इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला। पिलर मेल्टिंग का मतलब होता है ना, जो बर्फ़ जमी होती है ना ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर, एवरेस्ट जैसे पहाड़ियों पर, वो अत्याधिक गर्मी के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पिघलती है और टूट कर नीचे गिरती है, उसी प्रक्रिया को पिलर मेल्टिंग कहते हैं हम लोग। और इन्वायरमेंटल थेफ्ट के अंतर्गत वो सारी गतिविधियाँ आती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती। अवैध रूप से खनन करना, अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करना, अवैध रूप से ऐसी कोई भी गतिविधि करना जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता हो और हम उस चीज़ की भरपाई भी नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज़ें जो है पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आती हैं।
डिस्कस कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखिए पर आपको पहले बताया था मैंने कि वैश्विक तापमान के बढ़ने के कारण कौन कौन से हैं वो आपको लिखना होगा। तो हमेशा 15 नंबर में ना 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ तक 1 क्वेश्चन और इसके नियंत्रण के विभिन्न उपायों को प्रस्तुत करिए। तो आपने देखा कि कितने सरल तरीके से प्रश्न आते हैं, कठिन नहीं आते, तो आप बस लिखिए, आप लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब चलिए हम जस्ट रिवाइज करेंगे कि कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अब दोस्तों वही प्रश्न हम 2020 में देख रहे हैं, तो देख लीजिए, मैं अब बस आपको जस्ट एक बार स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग पूछा ही गया। देखिए एसिड रेन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिले। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग आपको पता ही, अभी हमने डिस्कस किया। इकोसिस्टम क्या है, पारितंत्र क्या है। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि हमारे आसपास की जो भी जैविक तंत्र है ना, जिसमें कि पेड़ पौधे जीव जंतु सभी शामिल है, वो किस तरह से आपस में जुड़े हुए, उनका कैसे आपस में संबंध है, वो एक जो सिस्टम होता है उसको जब हम परिभाषित करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। व्हाट इज कॉजेस ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, वन विनाश के क्या कारण। सबको पता है भाई, अंधाधुंध कटाई और वनों का वापस से वृक्षारोपण न करना ही जो है वन के विनाश का बहुत बड़ा कारण है। पर्यावरण एवं मानव के स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है। सरल प्रश्न है, आपको पता है जितना ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएंगे उतना ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचे, क्योंकि हम पर्यावरण पर निर्भर करते हैं अपने अस्तित्व का। IEEP क्या है, तो मैंने आपको पहले डिस्कस किया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। व्हाट इज़ द एम ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, देखिए पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है आपको बता। व्हाट इज चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन क्या है। देखिए चिपको आंदोलन यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा जी की अध्यक्षता में, यानी कि मतलब अगुवाई में सन 1980-90 के दशक में जो है उत्तराखंड में जब पेड़ों की कटाई चल रही थी सरकार के द्वारा, तो वहाँ पर लोगों ने सुंदरलाल बहुगुणा जी की अगुवाई में क्या किया कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जो है पेड़ों को अपने बोल सकते हैं कि अपने हाथों से पकड़ लिया, यानी कि पेड़ के इर्द गिर्द अपने आप को चिपका दिया, जिससे कि लोग काट ना पाएँ पेड़ को। और इसी तरह से पेड़ से चिपकने की प्रक्रिया के कारण ये आंदोलन जो बहुत चर्चित हुआ और इसने पेड़ कटाई की जो अंधाधुंध प्रक्रिया चल रही थी इसको भी जो है रोकने का काम किया। तो ये भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्क्राइब वाटर साइकिल विद डायग्राम, तो वाटर साइकिल विद डायग्राम आपको देखना है, जल चक्र देखना है, तो आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी चैनल के प्लेलिस्ट में है। जन साधारण को पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ, मैंने पहले ही आपको बताया था कि शिक्षा में यानी कि पर्यावरण शिक्षा से लोगों को क्या लाभ मिलता है, इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, पीछे क्वेश्चन मिला प्रीवियस ईयर में 2018 में और अभी 2020 में भी देखने को मिल रहा है हमें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था ये प्रश्न आएगा आपको। एक्सप्लेन इट्स कंपोजिशन इन डिटेल, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो देखिए आप पर्यावरण से क्या समझते हैं, इसकी विस्तृत वर्णन कीजिए, तो ये प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैंग्रोव्स का ये एक नया प्रश्न है। मैंग्रोव्स होते क्या है कि खारे जल में उगने वाले ऐसे पौधे जो कि खारे जल में उगते हैं, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा के आसपास में, नदी के और समुद्रों के साइड में उगने वाले ऐसे पौधे जिनको कि खारे जल में भी मतलब वो उग सकते हैं, उन्हें हम लोग मैंग्रोव्स कहते हैं। तो भारत में सुंदरबन डेल्टा रीजन जो है वो मैंग्रोव्स के लिए फेमस है। तो देखिए अब बहुत सरल सा प्रश्न, अगर आपको थोड़ा जनरल स्टडीज़ पता हो तो आप पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखिए पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्यावरण संबंध में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया अभी कि विद्यालय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं जिससे कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए जो है समझ पाते, सीख पाते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, इस वर्ष में प्रश्न थोड़े से मतलब सटीक थे, तो आप इसमें ज़्यादा नंबर ला सकते थे। व्हाट इज इकोसिस्टम होम्योस्टेटिस्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे आ जाएं तो आप इसको, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के प्रश्न को आप बिल्कुल भी ना करें, छोड़ दें। हाउ इज़ रिलीजन इज़ हेल्पिंग इन्वायरमेंटल, किस प्रकार धर्म पर्यावरण संरक्षण में सहायता। देखो इसको धार्मिक दृष्टि से देखें, भारत में तो खासतौर पे अगर हम लोग किसी भी धर्म की बात करें, इसमें पेड़ों को देवी देवता के रूप में मानते हैं, नदियों को हम लोग पूजते हैं, धरती को पूजते हैं, माता मानते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आपको उत्तर देना। जीव जंतुओं को हम लोग पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को उत्तर करेंगे तो आराम से समझ पाएंगे कि धर्म किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के रूप में हमें मदद करता है। पारितंत्र स्थायित्व यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल इन्वायरमेंट, तो आपको फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बताना है।
भौतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल के विभिन्न स्तरों को सचित्र वर्णन करिए। ये एक प्रश्न है जो कि थोड़ा नया है, आप चाहें तो इस प्रश्न को जरूर लिख लें। होता कुछ नहीं है आपका, देखिए एटमॉस्फेयर में आपका नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर होता है आपका, ठीक है, नीचे, और ये हमारा होता है थर्मोस्फेयर। ये ऊपर और निकल जाएंगे ना तो ये हमारा क्या है? ग्राउंड लेवल जिसमें हम लोग रहते हैं, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, और इससे ऊपर होता है थर्मोस्फेयर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं पर्यावरण के विभिन्न भाग को। तो लिख सकते हैं, सचित्र वर्णन कर सकते हैं इसमें कि भैया स्ट्रेटोस्फेयर में जो है हमारा ओजोन लेयर होता है, एक्सोस्फेयर बहुत दूर हो जाता है, ये तो खैर बहुत ही बार हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। डिस्क्राइब, अब प्रश्न सी में आ जाते हैं, व्हाट टॉपिक शुड बी इंक्लूडेड इन सिलेबस ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप लिख सकते हैं आराम से कि भाई पर्यावरण संरक्षण के बारे में, पर्यावरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में, पर्यावरण संबंध में क्या क्या किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें बताई जा सकती है। नाइट्रोजन साइकिल डायग्राम के साथ में मैंने किया हुआ है, आप चैनल पर चेक कर लें। सो हाउ डू ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। देखिए वही प्रश्न घूम घूम कर बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, लेकिन आप ये प्रश्न अगर आपको सही से पता हो तभी अटेम्प्ट करें, वरना ना करें। ये प्रश्न आप कर सकते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर कॉमन पे। अगर बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन आपको ठीक से ना आ रहा हो तो आप ना लिखें, क्योंकि ये देखने में आसान लग रहा है लेकिन असल में इसमें सटीक बात पूछी गई। तो नहीं पता हो तो मत लिखिए इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपको है, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग दैट आर इम्पॉर्टेंट और प्रूडेंट फॉर इन्वायरमेंटल। किन्हीं 2 शिक्षण विधियों का वर्णन करें जो पर्यावरण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सबसे पहला है इसमें प्रोजेक्ट मेथड, देखिए, और फील्ड ट्रिप, ठीक है, और फील्ड ट्रिप मेथड। दोनों मेथड आपके जो है काफ़ी काम आने वाले हैं, क्योंकि इसमें जब प्रैक्टिकली चीज़ों को हम करके देखेंगे तो हम पर्यावरण के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इसको हम जो है बेहतर तरीके से जो अपने जीवन में आत्मसात भी कर सकते हैं। आइए वर्ष 2022 का पेपर, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि पर्यावरण के विभिन्न आयाम, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि किसी भी 2 वर्ष के आप प्रश्न कर लीजिए, आपको ये प्रश्न बार बार देखने को मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण अवनयन में समानता बताइए। देखिए सिंपल सा प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो भी आपसे पर्यावरण बोध विकसित करने में संचार माध्यमों की भूमिका, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। फिर इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट। तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट का मतलब, ये क्वेश्चन आप लिखते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब होता है जब आप किसी विषय के ऊपर मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं ताकि उससे रिलेटेड आप कुछ नई जानकारी इकट्ठा कर पाएँ या अपनी खुद की जानकारी को विकसित कर सके, तो इसे हम लोग प्रोजेक्ट बोलते हैं। पर्यावरण शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान क्या है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। यानी कि जब आप पर्यावरण के बारे में कुछ सीखना समझना चाहते हैं और आप जब उस चीज़ को करते हैं, उदाहरण के लिए आप देखना चाहते हैं कि पर्यावरण को किस प्रकार से जो है नुकसान पहुंच रहा है, तो आप उस चीज़ को जब 10 दिन 20 दिन 30 दिन तक उससे कुछ एक्सपेरिमेंट करके या कुछ ऑब्जर्वेशन करके जब पढ़ते हैं, सीखते समझते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। इसके बाद EF के बाद हम अगर FG, बढ़ती जनसंख्या के कारण, यहाँ पे देखिएगा जो है बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो सरल प्रश्न है, वे पर्यावरण वर्ग को भाई नुकसान तो पहुँचाएंगे ही, अंधाधुंध कटाई होगी, प्रदूषण फैलाएंगे, जल की कमी होगी, खाद्य की समस्या होगी, तो इस तरह से चीज़ें होंगी। पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ बताइए, पर्यावरण शिक्षा के प्रचार प्रसार में कौन कौन सी समस्याएं हैं। पर्यावरण जागरूकता को स्पष्ट करिए। तो सारे ऐसे ही प्रश्न हैं जो कि आपको तो पहले से ही पता है कि क्या पूछे जाने हैं। अब देखते हैं, पर्यावरण को परिभाषित करिए, विभिन्न घटक को बताइए। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित करें, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार क्या है और उसकी रोकथाम में शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, ज़्यादातर प्रश्न जो है इसमें रिपीटेड ही हैं। तो आप इन प्रश्नों को इस तरह से तैयार करिए और प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए।